क्वालिफाई और टीटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन चल रहे थे टॉपिक पे डिसेबल्ड, एडवांटेज, टैलेंटेड, गिफ्टेड बच्चों के, उस पर कई क्वेश्चंस डिस्कस करे हमने। और जैसे कि मैंने कहा था 2-3 दिन वीडियो और बनेंगी जिसमें ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी से स्टार्ट करना और पीछे के टॉपिक जो डिस्कस हो गया उससे क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करना तो थोड़ा सा फिर बीच में डिले आ जाएगा। फिर उसको अलग से शुरू करेंगे तो फिर एक रहेगा कि बीच में कुछ और आया फिर कुछ और आया। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम। क्या बाहरी चीज़ें हैं या क्या बाहरी फैक्टर्स हैं जो बच्चे की क्लासरूम टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, इमोशन, सेंटिमेंट एंड कॉम्प्लेक्सेस, एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स, गोल एंड मोटिव्स, या कल्चर एंड ट्रेनिंग। तो इसका ऑप्शन रहेगा नंबर 4, कल्चर एंड ट्रेनिंग। भाई जितना हम ट्रेनिंग पे बेस करेंगे, बच्चे जो खुद ट्रेन होंगे कई एक्टिविटीज से, और जितनी कल्चरल सोशल बाहर की जानकारी लेंगे उतना ही ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करेंगे उसकी जो क्लासरूम टीचिंग है उसमें इंटरेस्ट और इफेक्टिव बनाने में। कि भाई जितनी ट्रेनिंग करेगा, जितनी नई नई चीज़ें सीखेगा, सोशो कल्चर एक्टिविटीज़ करेगा, उतना उसका इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा इससे कंपैरिजन में कि क्लास में बैठ के लर्निंग करता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्रिएटिविटी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर सीधे सीधे डिसिप्लिन है, मैंने बात भी करी थी। भाई कई चीज़ ऐसे हो सकती है कि जो क्रिएटिव बच्चा है उसकी आदत ना हो, या जो नई नई क्रिएटिविटी करता है उसकी आदत नहीं हो कि प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करे, रात को 10 बजे सो जाए, सुबह 5 बजे उठ जाए, वो लेट नाइट तक काम करेगा। कुछ एक उसने अपने गोल्स, कुछ वैल्यू सेट करे होंगे, उसके चलते हुए थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हो सकता है वो। बाकी सारी चीज़ उसमें फैक्टर उसके हैं जो उससे क्रिएटिव में हेल्प बनेंगे। जैसे ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल चीज़ अपनी लेके चलेगा, जिस पे काम कर रहा है उसी पे काम करेगा। फ्लुएंसी, एक इकसारता रहेगी उसके काम करने में। ये नहीं कि ऊपर नीचे आज कुछ नया शुरू कर दिया कल कुछ नया, या किसी कहने से कुछ बंद कर दिया कुछ शुरू कर दिया। जिस चीज़ में जुड़ा हुआ है उसमें फ्रिक्वेंसी रहेगी, फ्लुएंसी रहेगी, इसको ऐसे भी कह लीजिए। और फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। भाई फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएटिव बच्चे में होना बहुत ज़रूरी है। जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना ही वो क्रिएटिव होगा, कई चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा और आगे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी असंतुलन जो बच्चे में हो जाता है बर्थ के समय, इंजरी और फोटल डैमेज या बाहरी डैमेज की वजह से, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। उसे ऑर्गेनिक कहेंगे, उसे मेडिकल नहीं कहेंगे, इंसिडेंटल भी नहीं कहेंगे और फैमिलियल भी नहीं कहेंगे, उसे ऑर्गेनिक रिटार्डेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द मेजर इंटरवेंशन फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग बैकवर्ड माइनॉरिटीज। जो बैकवर्ड है माइनॉरिटीज़ में जो आते हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं और भी बहुत सारे धर्म हैं जो इसमें आते हैं, इसमें से कौन सा इंटरवेंशन वो नहीं है जो उनको प्रमोट करता है एजुकेशन में बच्चों की। ऑप्शन है, एरिया इंटेंसिव प्रोग्राम एजुकेशन बैकवर्ड माइनॉरिटीज़, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा एंड मकतब्स, कम्युनिटी पॉलीथेनिक्स, और कोचिंग क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सारे के सारे ये कोई भी मेजर इंटरवेंशन नहीं है बच्चे का पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंसेप्ट ऑफ curriculum flexibility was introduced to benefit
कुरिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी यही है आपका कि कुरिकुलम सारा होता है, इसमें आपका एजुकेशन, स्पोर्ट्स, वेरियस एक्टिविटीज़, डिबेट, सेमिनार्स, जो बच्चे के लिए सब कुछ अच्छा है। तो कंसेप्ट इसको फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए भाई? जो डिसेबल्ड बच्चा है वो शायद वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं, तो ये इसका आंसर भी रहेगा, डिसेबल्ड चिल्ड्रन। कंसेप्ट ऑफ कुरिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू बेनिफिट डिसेबल्ड बच्चों के लिए, मदरसा एंड मकतब्स, और आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड सेक्शन, ऑल ऑफ द नहीं, जितना फ्लेक्सिबल कुरिकुलम रहेगा उतना ही फ्लेक्सिबल रहेगा बच्चे का, डिसेबल्ड बच्चे का पढ़ना, नई नई चीज़ें सीखना। भाई जो प्रोग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस जनरेशन अमंग पेरेंट्स एंड कम्युनिटी स्पेशली अमंग वुमेन्स एंड गर्ल्स। गर्ल्स और वुमेन के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए, कम्युनिटी स्पेशली प्रोग्राम्स कौन से थे? तो इसका ऑप्शन नंबर है नंबर 3, महिला समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, भाई क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ ही होती है, ना ही कन्वर्जेंट, मतलब एक चीज पे ही, एक ही रास्ते से सोचना, ना ही आपका इमिटेशन एक तरह से कहते हैं कि किसी चीज की नकल करना, ना ही मॉडलिंग, सीधे सीधे डाइवर्जेंट थिंकिंग। भाई जितनी ही उसकी थिंकिंग डाइवर्जेंट होगी, जितना खुल के सोचेगा, उतनी अच्छी उसकी क्रिएटिविटी रहेगी। अब देखिए, बहुत पुराना क्वेश्चन आया है, इस पर मैंने बात भी करी है पुरानी वीडियोस में। डिसलेक्सिया रीडिंग से डिसऑर्डर है, इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज इन रीडिंग करने में डिफिकल्टी डिसलेक्सिया डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है, ना सुनना स्पीकिंग, ना हियरिंग बोलना, सुनना और बोलना, ये कोई नहीं है, सिर्फ रीडिंग में जो दिक्कत आ रही है उन्हें, वो ही आपका मेन है कैरेक्टरिस्टिक जो एसोसिएटेड है डिसलेक्सिया से। नेक्स्ट देखेंगे, इन चाइल्ड स्टडी सेंटर्स द प्रॉब्लम ऑफ माल एडजस्टेड और हैंडीकैप चिल्ड्रन इज सिचुएटेड। जो बच्चों के सेंटर्स हैं, चाइल्ड स्टडी सेंटर हैं, द प्रॉब्लम ऑफ माल एडजस्टेड और हैंडीकैप, मतलब जो बच्चे दूसरी पिछड़ी जाति से हैं या फिर हैंडीकैप हैं या कोई ऐसे समावेश से आए हैं जिनका आपके शहरी बच्चों के साथ तालमेल नहीं है, तो उनके लिए क्या सिचुएटेड रहेगा? बाय डॉक्टर्स एंड साइकोलॉजिस्ट, बाय क्लिनिकल केस हिस्ट्री मेथड और एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसका दोनों का दोनों ही रहेगा। उन बच्चों को साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर की भी जरूरत पड़ सकती है, उसमें जाएं, उनकी सोच को थोड़ा सा बदलें, या उनका कोई एक्सपेरिमेंटेशन क्लिनिक हिस्ट्री रही हो, कोई बीमारी या कुछ एक चलते जिसकी वजह से जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनको दिक्कत आ रही है, या फिर जो माल रेजिस्टेड जिनका बिहेवियर है, या जो बहुत ही पिछड़े समावेश से आए जिन्हें कुछ भी नहीं पता, तो ये सब चीज़ें उन्हें बेसिकली चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 3। अब अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो माल एडजस्टेड पर्सन है उनके फिजिकल सिम्टम्स क्या क्या है। नंबर 1 है इसमें आपका स्टैमरिंग, एविड स्टटरिंग, ये आवाज़ से रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड है। दूसरा है स्क्रैचिंग और बीटिंग हेड। आप ये देखिए, बच्चा माल एडजस्टेड बिहेवियर से या माल एडजस्टेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स इस बच्चे के रहते हैं उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये बता रहे हैं कि खुद का सर पीट लेंगे, चीज़ों को नोचना शुरू करेंगे, फेशियल ट्विचिंग,
नाखून खाना शुरू कर देंगे नर्वस होने पे। ट्विचिंग होता है जैसे झटका 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 मसल में लगता है जब आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, मतलब आप या तो स्टटरिंग करेंगे, अपनी वॉइस को ढंग से नहीं निकाल पाएंगे, हकला जाना, या फिर आप ऐसे करेंगे कि अपने सर पीट रहे हैं या फिर चीज़ें नोच रहे हैं। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक या फिर सिम्टम कह लो माल एडजस्टेड बच्चे के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू होम स्टूडेंट्स ऑफ हिज स्कूल अ टीचर शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस। किन बच्चों को उसके स्कूल के टीचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? ऑप्शन है द स्टूडेंट ऑफ हायर क्लास, सेकंड है द स्टूडेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास, थर्ड है स्टूडेंट ऑफ शेड्यूल्ड क्लास, या चौथा सबको। सबको एक टीचर सबको बराबर इम्पोर्टेंस देता है। ज़रूरी नहीं है बच्चा कोई से भी सेक्शन से आता हो, SC ST OBC या जनरल या फिर हायर क्लास का। मेन टीचर का ये मोटिव भी होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी भी रहती है कि सारे बच्चों को एक ही नज़र से देखें। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू बिकम अ गुड टीचर यू मस्ट नो, एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या पता आना चाहिए? व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नॉर्मल फॉर द स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एज, किस तरह का डेवलपमेंट या एक्टिविटी जरूरी है या नॉर्मल है एक पर्टिकुलर एज के बच्चे के लिए। क्योंकि जैसे आप 5 से 6 साल के बच्चे को समझाएंगे ऐसे आप 10 से 12 को नहीं समझा सकते, ना 16 से 18 साल के बच्चे को। तो डेवलपमेंट और उसके जो टाइप्स है वो हर बच्चे के लिए अलग होगा, पर्टिकुलर एज के हिसाब से होगा। सेकंड है व्हाट कंडीशन शुड वी प्रोवाइड टू अ स्टूडेंट ऑफ पर्टिकुलर एज फॉर हिज और हर डेवलपमेंट, क्या क्या कंडीशन हम प्रोवाइड करा सकते हैं स्टूडेंट को उसकी पर्टिकुलर एज के हिसाब से जिससे उसका डेवलपमेंट हो पाए। थर्ड है अ टीचर शुड एक्ट एज अ गुड फैसिलिटेटर, एक अच्छा फैसिलिटेटर जो उनको सारी फैसिलिटीज़, मतलब बच्चे को दिक्कत आ रही है समझने में तो उसको उससे कंसेप्ट समझाए, देखने में दिक्कत आ रही है तो उसको आगे बैठाए, बोलने में दिक्कत आ रही है तो उससे कोशिश करें कि कुछ एक पॉइंट खुद हो सके तो डिक्टेट करे। तो ये सारे के सारे पॉइंट ज़रूरी हैं एक गुड टीचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है बच्चे की अटेंशन को, जो अटेंशन वो बच्चे की रहती है पढ़ाई के समय उनको अफेक्ट करने के लिए? नेचर ऑफ स्टिमुलस, रिपीटिशन ऑफ स्टिमुलस, इंटरेस्ट ऑफ लर्नर, इंटेंसिटी एंड साइज ऑफ स्टिमुलस। तो इसमें ऑपरेशन आएगा इंटरेस्ट ऑफ लर्नर, बाकी स्टिमुलस से यहाँ पे कोई नहीं है, सारा का सारा बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टिमुलस क्या होते हैं ये मैं सब बता चुका हूँ अगर आप वीडियो देखेंगे पुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नेसेसरी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ, बच्चे के पूरे डेवलपमेंट के लिए हर फैक्टर में या हर फील्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो जरूरी हैं? इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुल के बात नहीं कह पाएगा अपनी या अपने दिल की बात नहीं बता पाएगा तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सेकंड है फिजिकल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, बच्चे का उम्र के हिसाब से फिजिकल ग्रोथ होनी चाहिए, नहीं कि उम्र बढ़ रही है उसकी फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रही। फिजिकल मेंटल ग्रोथ बराबर ही प्ले करती हैं रोल बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। थर्ड है सोशल डेवलपमेंट, बच्चे में सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। जितना सोशली डेवलप होगा बच्चा उतनी उसमें नए नए आइडियाज़ व्यूज़ और उसकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी जितना लोगों से मिलेगा। तो सारे के सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द मेथड कैन बी अडॉप्टेड बाय द चिल्ड्रन टू डेवलप क्रिएटिविटी इन हिज और हर स्टूडेंट, कौन से मेथड एक टीचर को अडॉप्ट करने चाहिए अपने बच्चे में क्रिएटिविटी लाने के लिए स्कूल के? क्या है? बाय गिविंग फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड टू पीपल्स बच्चे के लिए यूज़ करते हैं हम बोलने के लिए, बच्चे को पूरी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो रिस्पॉन्ड करे पीपल से। सेकंड है टीचर से पीपल्स
बाय गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईगो डेवलपमेंट, बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपनी ईगो को डेवलप करे। भाई जितना अपनी ईगो सेंट्रिक होने चाहिए बच्चे, थोड़ा अपनी ईगो पे भी उन पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाय एनकरेजिंग ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी किसी भी चीज़ की और फ्लेक्सिबिलिटी ये तो क्रिएटिविटी का भी एक पोर्शन है। उतने ही बच्चा क्रिएटिव बचेगा और बनेगा भी, जितना फ्लेक्सिबिलिटी रखेगा अपने अंदर इतनी ओरिजिनलिटी रखेगा। तो इसका भी आंसर यही होगा, ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चे के क्रिएटिविटी डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ग्रुप सिचुएशन, भाई ग्रुप सिचुएशन है, कई सारे बच्चे बात कर रहे हैं। जनरली द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट रिमेन सेम, डिटेरियोरेट नन ऑफ द चीज, या फिर बिकम बेटर। सीधी सी बात है, जितना बच्चा ग्रुप में बात करेगा, अपने आइडिया व्यूज, अपने थॉट, अपने जितनी भी चीज रखेगा ग्रुप में, अपनी नॉलेज को शेयर करेगा, उतना उसकी परफॉर्मेंस डेवलप हो जाएगी बच्चे की। तो आंसर है नंबर 2, बिकम बेटर, ग्रुप एक्टिविटी या ग्रुप सिचुएशन में। नेक्स्ट देखेंगे। इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पोर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, बच्चे पे इंडिविजुअल अटेंशन जरूरी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। क्यों भाई? इंडिविजुअल अटेंशन से आपका यही मतलब है कि हर एक बच्चे को, वैसे ये ड्यूटी है कि टीचर की कि हर एक बच्चे पे प्रॉपर ध्यान रखे, पर अगर उसके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंडिविजुअल अटेंशन क्यों ज़रूरी है? वो यूँ ज़रूरी है, लर्नर ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप्स। नहीं, ये नहीं है, बच्चा अकेले भी आराम से सीख सकता है। नंबर 2, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिस्क्राइब इट। नहीं, वो ऐसा कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है और ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब भी नहीं है। थर्ड है, इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटी टू टीचर टू डिसिप्लिन ईच लर्नर। हर लर्नर को अच्छे से आप डिसिप्लिन कर लेंगे ऐसा करके? नहीं, ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन, चाइल्ड या चिल्ड्रन डेवलपमेंट एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली। यही इसका ऑप्शन है कि एक बच्चे का डेवलपमेंट एट डिफरेंट रेट, और हर बच्चे की याद करने की, समझने की और प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता अलग होती है, और इसी के थ्रू इंडिविजुअल अगर हम अटेंशन देंगे बच्चे को, और देनी भी चाहिए क्योंकि उससे चिल्ड्रन डेवलपमेंट होता है आपका, और उसके जिसका रेट अलग है समझने का परेशानियों को, या जो बच्चा अलग तरीके से याद करता है। भाई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई चीज़ या जो भी चीज़ है या फिर जो भी सिचुएशन है या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको एक तरीके से ही समझे। हर किसी की अपनी सोच है समस्या समझने की। तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे, ऑल आर इमोशनल सिम्टम्स ऑफ माल एडजस्टेड पर्सन एक्सेप्ट। इसका भी हमने और भी सिम्टम्स डिस्कस करे थे, कैसे जो माल एडजस्टेड पर्सन है, दिमागी रूप से डिस्टर्ब है कुछ तरीके से, कैसी कही है, ये वही होते हैं। ऐसे मैं कहता नहीं, पर अब ये टॉपिक है तो डिस्कस करना ही है। नाखून चबाने लगेंगे, कुछ चीज़ नोचने लगेंगे, सर पीटने लगेंगे, बोल नहीं पाएंगे, तो उन्हीं के ये अर्ली या इमोशनल सिम्टम्स की बात करी गई है। मतलब वो सब है सिवाय एक को, कोऑपरेटिव एंड लविंग। भाई जितना आप प्यार दिखाएंगे, कोऑपरेटिव रहेंगे, तो बच्चे उतना ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उतनी आपको अटेंशन देगा, चाहे वो माल एडजस्टेड पर्सन हो या बच्चा हो। बाकी जो ऑप्शन है, हाइपर टेंशन एंड इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हाइपर टेंशन करेंगे और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाएंगे, टेम्पर टेंट्रम, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, एंड सेटिस्फाइड स्टेट ऑफ माइंड, ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 को छोड़ के, कोऑपरेटिव और लर्निंग, प्यार और कोऑपरेटिव बिहेवियर बच्चे के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन मे बी टर्म एज अ माल एडजस्टेड पर्सन इफ ही इज
एग्रेसिव एंड क्वेलसम, हाइपर एक्टिव स्कूल, नेगेटिविस्ट एंड बुलिंग, ये सारे बच्चे कैरेक्टरिस्टिक हैं हाइपर एक्टिविटी जो इसमें बताए गए हैं माल एडजस्टेड पर्सन के। वो एग्रेसिव होते हैं, वो हाइपर एक्टिव होते हैं स्कूल में, नेगेटिविस्ट एंड बुलिंग हर चीज़ का गलत मतलब निकाल लेंगे, गंदी बातें गलत बातें जल्दी सीखना कोशिश करेंगे और लड़ाई झगड़े में रहेंगे। तो किसी वजह से या किसी बात से उनका जो मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटल जो ऑर्डर है वो अफेक्ट हुआ है। ये टीचर पता करे जाने जिससे उन बच्चों की मदद कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं। वी कॉल अ चाइल्ड बैकवर्ड इफ, बैकवर्ड चाइल्ड के बच्चे की बात हो चुकी है जिनकी आईक्यू लेवल 80-90 से नीचे रहता है। उसका ऑप्शन में भी यही है। उस बच्चे का अटेनमेंट मतलब उस बच्चे के जो स्कोर्स है जो उसके ग्रेड्स आ रहे हैं वो लाई कर रहे हैं या तो लाई है स्कोर लाई या लोवेस्ट भी कह सकते हैं अमंग द लोवेस्ट स्कोर्स ऑफ, मतलब जिन बच्चों को स्कूल में सबसे कम नंबर आ रहे हैं। अब आप इसको ऐसे मत देखिए कि बच्चा बैकवर्ड है और उसे नंबर नहीं आ, बैकवर्ड चाइल्ड भी नॉर्मल चाइल्ड की तरह बिहेव करते हैं पर वो तब जब हम उनकी समस्या जान पाएंगे। भाई क्या उसके मेंटल उसका बिहेवियर चल रहा है, घर वालों के साथ क्या बात है या फ्रेंड या रिलेटिव के साथ, या किस तरह के मेंटल उसे कुछ परेशानी है कुछ दिक्कत है, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो बैकवर्ड जो चाइल्ड बैकवर्ड है उनकी ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। बाकी ऑप्शन देखिए। ही इज डल चाइल्ड विद अ बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, he she remain in same class for more than 1 year, his or her attainment fall below the level of him। भाई सारी चीज़ें हैं पर मेन यही है कि उसके स्कोर और उसके सबसे कम रहेंगे क्लास में। इसका मतलब ये नहीं है स्कोर कर ले तो वो फेल हो गया उसी क्लास को रिपीट करता जा रहा है, कई सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट देखते हैं। अ मेंटली हेल्दी पर्सन इज वन हु, जो मेंटली हेल्दी पर्सन की बात हो रही है वो कौन है। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलेगा, अडेप्ट हिमसेल्फ टू द चेंजेस कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट, कैन पार्टिसिपेट सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है इन स्टेट ऑफ इमोशन, कोई भी उसे परेशानी है फिर भी सोशली या सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा अपनी समस्या को दरकिनार या फिर एक तरफ रख के। डज नॉट गॉट इन्वॉल्व इन एनी एंटी सोशल एक्टिविटीज एंड अबाइड्स बाय द लॉ, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करेगा, जो एंटी सोशल एक्टिविटीज है उनका भाग नहीं बनेगा। और फोर्थ वाला एक हेल्दी और एक गुड पर्सन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक नंबर 1 2 3 सब कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड, एक यंग चाइल्ड इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से नहीं है। देखिए क्वेश्चन में कई बार ऐसे दिक्कत हो जाते हैं, जल्दबाजी में इसको ऐसे पढ़ लेंगे एग्जाम में जिसकी वजह से हमारे नंबर भी कम हो जाते हैं कि ऐसे पढ़ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ, हम नॉट भूल जाएंगे पढ़ना और उसमें से फिर हम ये कहेंगे अरे यार ये क्या है। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ ए इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड। देखेंगे वन हु हैज द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसे वेरी क्विकली, ये उसकी एबिलिटी है। भाई जितना इंटेलिजेंट बच्चा होगा लॉन्ग ऐसे है उसको शॉर्ट में उसका शॉर्ट निकाल लेगा, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेगा और उसका इफेक्टिव पॉइंट से नोट कर लेगा बड़ी जल्दी। वन हु हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली, है ना, वो है आराम से वो कम्युनिकेट कर लेगा फ्लुएंटली और अप्रोप्रिएटली। थर्ड है वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, अलग थिंकिंग लेवल से सोचता रहेगा। वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन न्यू नए एनवायरमेंट में खुद को एडजस्ट कर लेगा। तो सारे ऑप्शन ठीक है सिर्फ फर्स्ट को छोड़ के। वन हु हैज द एबिलिटी टू, ये जरूरी नहीं है कि मैंने इसमें थोड़ा सा इसमें ध्यान नहीं दिया पहले मैं भी भूल गया,
तो आप इसको ध्यान से देखिए। इसका यही है कि इंटेलिजेंट बच्चे का ये नहीं है कि वो बच्चा जो बड़े बड़े ऐसों का छोटे करके निकाल ले उनका आंसर और बाकी चीज़ में उसको ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है। बाकी सारे फैक्टर छोड़ के नंबर 1 इसका ऑप्शन है। इसलिए मैंने बताया नोट का आप ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी? लर्निंग, रीडिंग, विजुअल डिसेबिलिटी, सब मतलब विजुअल में भी वो जो आप पढ़ा लिखा भूल जा रहे हैं, वो सबका एक ही आपकी डिसऑर्डर है, वो है डिसलेक्सिया। ना मेंटल रिटार्डेशन, ना टेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, ना ऑटिज्म, सारे के सारे नहीं है, सिर्फ डिसलेक्सिया है उसका। व्हेन अ चाइल्ड गेट बोर्ड व्हाइल डूइंग अ टास्क इट इज अ साइन दैट, जब कोई बच्चा कुछ काम करते करते बोर हो जाए तो उसका क्या साइन है? दैट चाइल्ड इज नॉट इंटेलिजेंट, नहीं भैया। थर्ड, एब्सेंस ऑफ लर्निंग, नहीं जी ये भी नहीं। वो सीख भी रहा है, सीख भी चुका है, बच्चा होशियार भी है, किसी चीज़ को कर रहा है, बस बोर हो गया उसे कर करके। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द लर्नर, ये नहीं, ये वो भी नहीं बताता। नंबर 1, द टास्क में है बिकम मैकेनिकली, अब वो चीज़ उसे रिपीटिव लग रही है, मतलब जितना वो कर चुका है उसे लग रहा है मैं जितना भी कर रहा हूँ ये चीज़ वही रिपीट हो रही है, इस वजह से बच्चा बोर हो गया उस टास्क को करते करते। नेक्स्ट देखेंगे, फॉर प्रॉपर एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी पर्सन, सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए पर्सन को क्या क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं। मस्ट बी कंटेंट विद व्हाट ही हैज, जो उसके पास है उसको एकत्रित या समर्पित करके रखे अपने पास। एंथुसियाज्म एंड एनर्जेटिक, चीज़ें जानना, पहचानना और एनर्जेटिक रहे। मस्ट हैव हिज ओन फिलोसफी, उसकी अपनी फिलोसफी होनी चाहिए हर किसी की। हर वक्त कोई कुछ आया और नया बोल गया उस पर जाके जितना इफेक्ट नहीं करना, जितना अपने बारे में सोचना और अपने आइडिया, वैल्यू और जो एथिक्स है उसको बना के रखना। तो ऑप्शन सारे के सारे, ऑल ऑफ द ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग, या व्हाट इज यूज फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद हियरिंग डिसेबिलिटी, बच्चे को सुनने में दिक्कत है उसके लिए क्या चीज़ यूज़ करी जाएगी? ब्रेल मशीन नंबर 1 नहीं, साइन लैंग्वेज बिल्कुल नहीं, मशीन हाँ जी ये इसका ऑप्शन है। ब्रेल क्या है? ब्रेली भी बोलते हैं इसे, ये उनको जिनको आंखें में देखने में दिक्कत है बच्चों को, उसके लिए ब्रेले यूज होता है, उसका प्रोसेस है और इस पर भी वीडियो बनाई जा चुकी है। साइन लैंग्वेज हम उनके लिए यूज़ करते हैं जो बच्चे जिन्हें दिखता है ना, पर वो बोल नहीं पा रहे, इसलिए साइन लैंग्वेज से यूज़ करते हैं। थर्ड है जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत है ना, मशीन यूज़ करनी पड़ेगी। अगला को देखेंगे आप, स्पेशल स्कूल फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन आर नीडेड व्हेन, बैकवर्ड बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल कब जरूरी है? बैकवर्डनाइज इन एनी हैंडीकैप, बच्चा हैंडीकैप भी है और उसमें बैकवर्डनेस भी है। बैकवर्डनेस इज वेरी सीरियस, काफ़ी सीरियस हो गई है। नंबर ऑफ सच चिल्ड्रन इज वेरी हाई इन पर्टिकुलर, एक किसी सोसाइटी में ऐसे लोग या ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं जो हैंडीकैप भी हैं, बैकवर्डनेस में भी हैं और IQ लेवल भी जिनका कम है, तो उनके लिए एक स्पेशल स्कूल की ज़रूरत होती है। वो नॉर्मल बच्चे की तरह, हालांकि हमारी नेशनल पॉलिसी और एजुकेशन इस पर बात हो चुकी है, वो कहते हैं सब बच्चों को एक समान शिक्षा, पर ऐसे बच्चों का आना ले जाना वो भी एक दिक्कत पड़ जाती है, तो उनके लिए स्पेशल स्कूल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन प्रेजेंट एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन इज कॉल्ड, नंबर 1 ही है इंक्लूसिव एजुकेशन, हमारा टॉपिक भी था, डिस्कस कर लीजिए। समावेशी शिक्षा सब उन बच्चों के लिए जो डिसेबल्ड है। स्पेशल एजुकेशन, समेटिव एजुकेशन नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन, सिर्फ यही इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड यू विल सेलेक्ट इन मेंटेनिंग द इंटरेस्ट ऑफ द, बच्चे का इंटरेस्ट बनाने के लिए आप कौन सा मेथड सेलेक्ट करेंगे? इंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन या स्टूडेंट टू रीड एंड कम
एंड आस्क क्वेश्चन। बच्चे कहेंगे बच्चों पढ़ो, सीखो, आओ वापस और फिर हम क्वेश्चन करना। यू विल डू एक्टिविटी एंड शो इट टू चिल्ड्रन। खुद एक्टिविटी करोगे, बच्चों को दिखाओगे। थर्ड है यू विल इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन एक्टिविटी। बच्चे को एक्टिविटी में इंडल्ज कर लोगे, इन्वॉल्व कर लोगे। फोर्थ है गिव चिल्ड्रन टू डू एक्टिविटी देमसेल्फ। बच्चों को खुद कुछ काम दोगे कि खुद तुम एक्टिविटी करो, खुद से कुछ फाइंडिंग करके लाओ, तो यही सबसे अच्छा है। बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा कि उससे कुछ नया करने को, कि यार ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं, उससे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एजुकेशनल बैकवर्डनेस इज करेक्ट। एजुकेशनल बैकवर्डनेस के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टैग्नेशन लीड्स टू बैकवर्ड, वो एजुकेशनल बैकवर्ड एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना? तो स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? एक तरह से आप करिए निष्क्रियता या लैक ऑफ फ्लो या मूवमेंट। किसमें? बैकवर्डनेस, एजुकेशन में बैकवर्डनेस की और वाइस वर्सा। लो IQ लीड्स टू पुअर एजुकेशनल अचीवमेंट एंड वाइस वर्सा। दोनों ऑप्शन ठीक है। एजुकेशनल बैकवर्डनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टीचिंग बाय स्मॉल स्टेप्स एंड फ्रीक्वेंट शॉर्ट असाइनमेंट टेक्निक्स आर यूजफुल फॉर। छोटी छोटी चीजें, ये नहीं कि पूरा ही एक टॉपिक खत्म कर दिया एक दिन में या 5-6 पन्ने पढ़ा के चले गए। छोटा छोटा पढ़ाओ, असाइनमेंट फॉर्मेट में पढ़ाओ। ये एक अच्छी टेक्निक है। किन के लिए? स्लो लर्नर के लिए, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे के लिए, या उन बच्चों के लिए जो एजुकेशनल डिसेबल्ड है या बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए। सब बच्चों के लिए जो ऊपर बताया गया है उन सब के लिए ठीक है कि जो स्लो लर्नर है या जो लर्निंग डिसेबल्ड है या एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन है, उन सब के लिए अच्छा है। उन्हें बहुत सारा पढ़ा के थोड़ा पढ़ाओ जितना वो समझ पाए और फिर आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेशल स्कूल फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन आर नीडेड वेन। कब जरूरत है स्पेशल स्कूल की? ये ऊपर भी हो गया डिस्कस, ये वाला क्वेश्चन दूसरे फॉर्मेट में था। कब कब जरूरी है? बैकवर्डनेस लाइज इन एनी हैंडीकैप। बैकवर्डनेस इज वेरी सीरियस। नंबर ऑफ सच चिल्ड्रन इन इज वेरी हाई फॉर द। बट ये तो रिपीटिव क्वेश्चन है, पहले रिपीट हो जाएगा, तो इसका आंसर नंबर 4। जब बैकवर्डनेस आ जाएगी बच्चे में, वो हैंडीकैप भी है और बैकवर्डनेस बड़ी सीरियस है कि उन्हें चीज़ों को समझने और काम करने की क्षमता बहुत कम है, और कुछ एक क्षेत्र में उतने बच्चे बहुत ज़्यादा जरूर हैं संख्या में, तो ऐसे ही केस में जरूरी है स्पेशल स्कूल्स। माल एडजस्टेड पर्सन इंटरवीज। माल एडजस्टेड पे ये चौथा 5वां क्वेश्चन है। ये आ जाते हैं माल एडजस्टेड पर्सन पे कई बार क्वेश्चन, तो आप इसको जरूर अपने अच्छे से तैयार करना। हम भी इस पे जरूर बात करेंगे आगे वीडियोस पे। द प्रोग्रेस ऑफ अदर, द प्रोग्रेस ऑफ हिज ओन। माल एडजस्टेड जो पर्सन है वो दूसरे की प्रोग्रेस भी और अपनी भी प्रोग्रेस दोनों को अफेक्ट करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What should be done by the teacher to improve the functional skill of the borderline cases? जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं या जिनका IQ लेवल आपका 80-90 के आसपास है, उनके लिए टीचर को क्या करना चाहिए कि उनकी फंक्शनल जो स्किल है वो इम्प्रूव हो जाए। उन बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाए, रेज देयर कॉन्फिडेंस लेवल, गिव मोर चांस टू प्रैक्टिस एंड ड्रिल। उनको खूब क्वेश्चन दिया जाए प्रैक्टिस करने के लिए और ड्रिल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करा जाए। थर्ड है रेज देयर एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज। उनकी एबिलिटी को रेज करें टू अप्लाई नॉलेज, नॉलेज के थ्रू उनकी एबिलिटी को इम्प्रूव करें। तो ऑप्शन है 4 सारे के सारे। डायग्नोसिस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन हेल्प अस टू नो। अगर हम इस बारे में डायग्नोसिस कर लें कि
जो बच्चा मेंटली रिटार्ड है और वो हमें किस तरीके से हेल्प करेगी। An estimate of individual present level of functioning in terms of test performance, social adjustment. इससे पता चल जाएगा कि उसकी प्रेजेंट लेवल क्या है, एजुकेशनल लेवल क्या है, मेंटल लेवल क्या है, उसकी टेस्ट में परफॉर्मेंस क्या है फंक्शनिंग के थ्रू, सोशल एडजस्टमेंट और वो बाकी फैक्टर क्या है उसके, द कॉज ऑफ इंडिविजुअल इन एडुकेसीज एंड टू प्रोवाइड प्रॉपर ट्रीटमेंट। इनएडुकेसी का मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर बच्चे में लैक है कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इंडिविजुअल चाइल्ड में, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू में ही डायग्नोस करके देना चाहिए बाय डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट, जिससे वो उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए शुरू में, ना कि उसमें और घिरता चला जाए। थर्ड, द सुटेबल प्लेसमेंट ऑफ दीज चिल्ड्रन, उनका ठीक प्लेसमेंट या समझें उन बच्चों को जाने। और नंबर 4, सारे के सारे, तो सारे के सारे ही चीज़ ज़रूरी है मेंटली रिटार्ड बच्चों की डायग्नोसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रिएटिविटी इज नॉट करेक्ट। क्रिएटिविटी के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। हाईली इंटेलिजेंट चाइल्ड आर क्रिएटिव बट वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। मतलब इन्होंने कहा है कि जो हाईली इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो ही क्रिएटिव होंगे और क्रिएटिव बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होंगे, तो ऐसा गलत है। बहुत होशियार बच्चे, बहुत अच्छा स्कोर करने वाले, बहुत अच्छे ग्रेड्स लाने वाले क्लास में बच्चे ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव हों, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बच्चे हैं, जिनकी सोच, जिनकी थिंकिंग, जिनका फ्लेक्सिबिलिटी लेवल, जिनकी सोच और बच्चों से कई आगे है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है जिनकी, कि वो बहुत होशियार हो। तो दोनों ही चीज़ अलग अलग है। सेकंड है, दे आर वेरी सोशल इन पर्सनल रिलेशन। ये इसका मेन है कि जो हमसे पूछा भी क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रिएटिविटी इज नॉट करेक्ट। भाई ये आप मत मानिए कि जो बच्चा क्रिएटिव है वो सोशल नहीं होगा। माना थोड़ा वो हेजिटेट करेगा, सोशल एरिया अपना कम रखेगा, पर सोशल पर्सनल रिलेशन बहुत ज़्यादा बना के रखेगा ये ज़रूरी नहीं है। थोड़ा बना के रखेगा, सबसे नहीं करेगा। नेक्स्ट था, दे आर रिस्क लविंग। भाई वो रिस्क लविंग भी होते हैं, रिस्क भी लेना, क्योंकि क्रिएटिव बच्चे हैं, एंथुसियास्ट भी हैं वो, और वो अपने आइडिया को परसू ज़रूर करते हैं कैसे भी। दे आर वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। उन्हीं कोई बेइज्जती करे या कोई उन्हें ठेस पहुंचाए, उसके लिए वो बड़े सेंसिटिव रहते हैं। तो सारे ऑप्शन ठीक है सिवाय नंबर 2 को छोड़ के कि दे आर वेरी सोशल इन पर्सनल रिलेशन। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सोशल नहीं होंगे, पर इतने भी बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होंगे। बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएटिव बच्चे के ही हैं। वो थोड़ा सा कम सोशल होंगे और थोड़ा कम पर्सनल रिलेशन पे ध्यान देंगे, इन सबको छोड़ के। लास्ट क्वेश्चन है, इफ सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इज कन्वर्टेड इनटू एक्सेप्टेबल वन, इट इज कॉल्ड। जो सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, मतलब आपका जिस सोच को, किसी के विचार को जो अनएक्सेप्टेबल है बिहेवियर दूसरों के प्रति सोशली, उसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं एक्सेप्टेबल वन में। ऑप्शन है रिप्रेशन, सब्लिमेशन, कंपेंसेशन, आइडेंटिफिकेशन। तो इसका एक ही रहेगा, उसका आंसर है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस, खुद के काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशन को रिप्रेजेंट करना। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, कई सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करें। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी हेल्प होगी, थोड़ा पता चला होगा। देखिए, चाइल्ड जो बाल विकास है या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, ये बहुत बड़ा फील्ड में कवर करती है
और हमारे एग्ज़ाम के थ्रू भी कई चीज़ हमें यहाँ पे देखने को सीखने को मिलेगी, जिसमें बच्चे के लेके बड़े तक की कई तरह के लेवल में जो उसने अपने जीवन में जिया है उसके बारे में बातें होती हैं। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और हमेशा की तरह चैनल में अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्वालिफाई योर टीईटी एग्ज़ाम को। थैंक यू। मुश्किल से 2 दिन और लगेंगे हमें कि हम ये पूरा टॉपिक ही कवर कर देंगे विद क्वेश्चंस। टॉपिक तो कवर हो चुका है, बस क्वेश्चन रह गए थे, तो बस 2-1 दिन में हम क्वेश्चन ख़त्म करके अपना नया टॉपिक जो हमारा थ्योरीज थी उन पे वापस लौटेंगे। तो फिर थैंक यू जी।